Good morning. Myself Vikas Yadav from Bodh Institute of Pharmacy. Today I will discuss about general anesthetic agent. जनरल एनेस्थीसिया, एक होता है आपका जनरल एनेस्थीसिया और एक होता है आपका लोकल एनेस्थीसिया। तो ये है आपका जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ये क्या काम करते हैं? एक तरीके से पूरी की पूरी बॉडी को कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर दें। किसी एक लोकलाइज्ड रीजन पे नहीं, पूरे की पूरे कंप्लीट बॉडी को कुछ देर के लिए ये अनकॉन्शियस कर देते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन जैसा भी है, दैट इज नोन एज जनरल एनेस्थीसिया। इट अफेक्ट ऑन सीएनएस, ये जो हमारा नर्वस सिस्टम हो उसी को कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर देंगे। और जो एलए होते हैं वो क्या काम करते हैं? लोकल एनेस्थेटिक सिर्फ उस स्पेसिफिक रीजन को ब्लॉक करते हैं, बस उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट ऐसा नहीं आता है, उस स्पेसिफिक रीजन को ये ब्लॉक करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में आपके आते हैं, पहले हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जब भी हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो उसमें से पहला क्या है? इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट। इनहलेशन एनेस्थेटिक्स एजेंट, पहला क्या है? इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट। इनहलेशन एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब क्या कि जिनको हम सूंघें और उससे हम अनकॉन्शियस कंडीशन आ जाए, उसमें क्या कहेंगे? इनहलेशन एनेस्थीसिया। उसमें पहला क्या है? वोलेटाइल लिक्विड। पहला उसमें आता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड में आपके आते हैं जैसे ईथर, हैलोथेंस और general anesthetic agent are the agent that promote reversible loss of consciousness for surgical operations and others। यानी कि कुछ देर के लिए आपके दिमाग को शून्य कर देना, अनकॉन्शियस कर देना, किसी सर्जरी के लिए या किसी अदर ब्रोंकोस्कोपी, लेरेंजोस्कोपी सब में इसका यूज किया जाता है। अब उनका क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। क्लासिफिकेशन में आपका पहला आता है इनहलेशन, और दूसरा आपका आता है इंजेक्टेबल। इनहलेशन में मतलब जिनको आप इनहेल करें और उससे अनकॉन्शियस की या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की सिचुएशन जनरेट हो, दैट इज इनहलेशन एनेस्थीसिया। इनहलेशन एनेस्थीसिया को फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, एक आपका वोलेटाइल लिक्विड और दूसरा आपका आता है गैसियस। तो गैसियस में सिंपल सा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस, इट इज कंसीडर एज जनरल एनेस्थीसिया। इसके अलावा
वोलेटाइल लिक्विड में क्या क्या आएगा? ईथर, हैलोथेन्स, आइसोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड शिवोफ्लूरेन। इनहलेशन एनेस्थीसिया में दो कैटेगरी, वोलेटाइल एंड गैसियस। वोलेटाइल में हम पढ़ेंगे क्या? वोलेटाइल लिक्विड में ईथर, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन, एनफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। गैसियस एनेस्थीसिया में हम क्या पढ़ेंगे? गैसियस एनेस्थीसिया में आपका आता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। गैसियस एनेस्थीसिया में क्या आपका आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया या इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया या इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया या नॉन वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। तो सिंपल सा इनको हम क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल इंट्रावेनस इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एजेंट। इसमें आपके आते हैं थायोपेंटोन, थायोपेंटोन आपका आता है। इसके अलावा प्रोपोफॉल, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपिन, इसमें आपका डायजिपाम भी आएगा। इसके अलावा मेटोजोलिन भी आएगा, डायजिपाम एंड इसके अलावा आपका मेडाजोलम, ये आपके आएंगे। थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपिन एंड कीटामीन ये आपके क्या है? जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। क्लासिफिकेशन में क्या? दो कैटेगरी। फर्स्ट वन इज इनहलेशन, सेकेंड वन इज इंजेक्टेबल। इनहलेशन को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में कौन कौन से हैं और गैसेस फॉर्म में कौन कौन से हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड इनहलेशन मतलब सूंघना। वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में आपके क्या क्या है? ईथर है, हैलोथेन है, एनफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन। These are the example of volatile liquids. फिर हम देखते हैं गैसियस एनेस्थीसिया। गैसियस एनेस्थीसिया में आपके क्या आते हैं? जैसे सच एज नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस is considered as gaseous anesthetic agent. Then we will discuss about injectable anesthetic agent. Injectable या intravenous या non volatile anesthetic agent, इसमें क्या क्या आपका आएगा? थायोपेंटोन। थायोपेंटोन एक आपका बार्बिट्रेट है। थायोपेंटोन, कीटामीन, बेंजोडाइजिपिन, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट। आपको ये याद करना पड़ेगा। थायोपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमाइडेट, बेंजोडाइजिपिन एंड कीटामीन। These are the example of injectable anesthetic agent. अब हम हर किसी का अलग अलग स्टडी करेंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। ये हम लेते हैं, मान लो हमने थायोपेंटेन लिया तो क्यों लिया, कब लिया, इसका लेने का क्या बेनिफिट है, फिर इसका क्या साइड इफेक्ट है, ये तमाम चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईथर। ईथर एक क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, पंजेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर कैसा होता है? पंजेंट ऑर्डर। इट इज ए कलरलेस
liquid with pungent odor. Ether is a liquid with pungent odor. It is highly inflammable and explosive. ये highly inflammable and explosive. Absorb and eliminate via lung. Ether is a colorless, pungent odor liquid, highly inflammable and explosive, absorb and eliminate via lung. सबसे खास बात क्या होती है कि it is safe and it does not produce liver or kidney damage. ये आपका सेफ है और लिवर या किडनी इन दोनों को ये डैमेज नहीं करता। ये सेफ है हमारे लिवर या किडनी के लिए और इन दोनों को ये डैमेज नहीं करता है। इसके अलावा इसको लेने के लिए कोई बहुत कोई एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होगा, कोई बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होगा। साथ ही साथ ये यूट्राइन मोर्टेलिटी को प्रमोट नहीं करता है। तो इट इज ए सेफ एनेस्थीसिया, इट प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी and it does not produce liver or kidney damage. It does not affect uterine motility and it can be administered without complicated apparatus. मतलब इसको लेने के लिए कुछ ऐसा बहुत खास apparatus की जरूरत नहीं है। It is pungent odor. ऑर्डर कैसा है? pungent odor, ये सी है pungent odor. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इंडक्शन इज स्लो। जब आप इसको लेंगे तो इसका एक्शन धीरे धीरे आएगा और जब ये रिकवर करेगा तो भी धीरे धीरे, मतलब इंडक्शन भी स्लो और रिकवर भी स्लो। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या? रिकवर इज स्लो एंड इंडक्शन इज स्लो। इसके अलावा ये जो हमारा नॉजिया एंड वॉमिटिंग को प्रमोट करता है और प्रमोट कफिंग। यानी जो इसका डिसएडवांटेज, इंडक्शन ऐसा है स्लो। ऐसा नहीं कि बस हमने लिया और तुरंत एक्शन दे दिया। इंडक्शन इज स्लो। रिकवरी इज स्लो, रिकवरी भी इसमें स्लो है। साथ ही साथ प्रोड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग, प्रोड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ कफ। देखा जाता है कि जो लोग ईथर का सेवन करते हैं या जिनको ईथर दिया जाता है उनमें इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ कफ। कहने का मतलब ये हुआ कि ईथर इज ए वोलेटाइल लिक्विड कैटेगरी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कैसा ऑर्डर होता है? पंजेंट ऑर्डर। खास बात क्या है? इट इज एक्सप्लोसिव, इन्फ्लामेबल और इसके जो फायदे हैं कि इसको लेने के लिए कोई बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसमें कोई ऐसा बहुत लिवर को डैमेज कर दे या किडनी को डैमेज कर दे, ऐसा बहुत रेयर है।
तीसरी चीज जनरल एनेस्थीसिया, चौथी चीज मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, और सेफ है, कहीं भी ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो इंडक्शन है वो स्लो है, रिकवरी भी इसमें मतलब लेने के बाद पेशेंट धीरे सर्जरी के बाद धीरे धीरे फिर वो नॉर्मलाइज होगा। नाजिया एंड वोमिटिंग, नाजिया एंड वोमिटिंग होता है पेशेंट के साथ। प्रोडक्शन ऑफ कफ, कफ का प्रोडक्शन होता है, जब भी हम ईथर का यूज करते हैं एनेस्थीसिया तो कफ का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्या, हैलोथेन। हैलोथेन्स क्या होते हैं? ये फ्लोरिनेटेड होते हैं। हैलोथेन्स इट इज ए फ्लोरिनेटेड volatile anesthesia having fruit odor, fruity odor. It is a fluorinated volatile anesthesia. कैसा ऑर्डर होगा? फ्रूटी ऑर्डर। और कैसा होगा? कलरलेस। और कैसा होगा? कलरलेस। अब इसकी खासियत क्या क्या है? सबसे बड़ी बात कि ये जिस किसी भी जो भी एपरेटस के द्वारा ये दिया जाएगा उसमें जो ब्रॉस या स्टील होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इट अटैक metals like steel and brass and also rubber element of anesthetic equipment। मतलब कि सिंपल सा ये है कि जो भी एनेस्थीसिया में जो एपरेटस यूज किए जाते हैं अगर उसमें कुछ मेटल है या ब्रॉस है या रबर है उस पर ये अटैक करेगा, उसको ये इफेक्ट डालेगा। इसमें जो एक्शन होता है वो क्विक एक्शन। इसका एक्शन कैसा है? इट इज ए क्विक एक्शन। इंडक्शन और रिकवरी आर क्विक। इसके अलावा it affect metal। इसके अलावा इंडक्शन इज क्विक। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इट कॉज ब्रोंकोडायलेशन, तो जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं उनमें अगर एनेस्थीसिया का यूज किया जाएगा तो किसका? हैलोथेन। साथ ही साथ इट लीड्स टू हाइपोटेंशन, means halothens are fluorinated volatile anesthesia having fruity odor. It affects metal. These are colorless liquids. Induction is quick. Recovery is also quick. Cause bronchodilation and hypotension. इसमें क्या होता है? इट इंक्रीज द चांस ऑफ हेपेटिक डैमेज। इसका जो ड्रॉबैक है डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या? एरिथमिया। इसका एडवांटेज क्या? लिवर डैमेज। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो क्या दिया जाएगा? डेंटोलिन।
malignant hyperthermia is an important toxicity of halothane. जब भी हम हैलोथेन का यूज करते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेवलप हो जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया डेवलप होने के बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम है वो सब के सब बहुत तेजी से साइटोसॉल में आते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हम क्या देते हैं, डेंट्रोलिन। क्या दिया जाता है, डेंट्रोलिन। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, एरिथमिया, लिवर डैमेज, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। इसके अलावा इट कॉज respiratory depression and muscle relaxant is not enough. Respiratory depression, मसल रिलैक्सेंट होता है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होता। तो अगर हम दोनों को एक साथ देखें, ईथर और हैलोथेन, ईथर आपका इन्फ्लामेबल है, एक्सप्लोसिव है। हैलोथेन उसकी तुलना में इन्फ्लामेबल नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है। ईथर कैसा आपका, कलरलेस। हैलोथेन भी आपके क्या है, कलरलेस। ईथर का ऑर्डर क्या, पंजेंट। इसका ऑर्डर स्वीटी या फ्रूटी ऑर्डर। हैलोथेन आर फ्लोरिनेटेड लिक्विड्स होते हैं और इनका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है, इज कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो जब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन बहुत तेजी से रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या देते हैं, डेंट्रोलिन। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसका एक्शन क्विक है, रिकवरी भी क्विक है, साथ ही साथ इसमें एक्शन और इंडक्शन एंड रिकवरी बोथ आर क्विक। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है, इट लीड्स टू एरिथमिया, इट लीड्स टू लिवर डैमेज, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एरिथमिया एंड लिवर डैमेज। ये तीनों के तीनों डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ एक जो खास एडवांटेज है वो क्या, कि इट कॉज हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोडायलेशन, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोडायलेशन। तो इस केस में जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उनको भी ये दिया जा सकता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ब्रोंकोडायलेशन। तो ये आपका एग्जांपल होगा किसका, हैलोथेन का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एनफ्यूरैन। एनफ्यूरैन एनफ्यूरैन, it is a non-irritating, non-inflammable liquid with mild odor. इसका जो एक्शन है क्विक देन हैलोथेन। साथ ही साथ जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो हैलोथेन की तुलना में कम है, इसकी टॉक्सिसिटी लेस टॉक्सिक। देन हैलोथेन। नेक्स्ट क्या है, लेकिन ये देखा जाता है कि एनफ्यूरैन का यूज करने पे एपिलेप्सी या सीजर अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को पहले से एपिलेप्सी की दिक्कत है उनको कभी भी एनफ्यूरैन एज ए जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। बाकी चीजें रिमेन क्विक एक्शन, क्विक रिकवरी एंड लेस टॉक्सिक देन हैलोथेन। इट मीन्स एनफ्यूरैन is a non-irritating, non-inflammable liquid with a mild odor. It undergo less metabolism, so toxicity is less toxic than halothane. Action से कैसा होगा, quick action, risk of epilepsy. Generally चांसेस क्या होती है एपिलेप्सी की, तो ऐसे पेशेंट जो कि पहले से ऑलरेडी एपिलेप्टिक हैं उनको कभी भी एनफ्यूरैन नहीं दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है क्या, आइसोफ्लूरेन। आइसोफ्लूरेन क्या है, आइसोफ्लूरेन इज एन आइसोमर ऑफ एनफ्लूरेन। उसमें भी अगेन वही चीजें, क्विक एक्शन, टॉक्सिसिटी इज लेस। इसके अलावा ये देखा जाता है कि मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी गुड, मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी इसकी गुड है। हेपेटोटॉक्सिसिटी रेयर है। हेपेटोटॉक्सिसिटी रेयर है। एरिथमिया रेयर। साथ ही साथ ये देखा गया है कि जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उनको आइसोफ्लूरेन कभी नहीं दिया जाता है। इट मीन्स आइसोफ्लूरेन इज एन आइसोमर ऑफ एनफ्लूरेन हैविंग मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी better than enfluren. It has less hepatotoxic activity. It has less chances of arrhythmia. But in the patient of coronary artery disease, it is contraindicated. It is contraindicated in the case of coronary artery disease. In the case of coronary artery disease, आइसोफ्लूरेन नहीं दिया जाता है फॉर द एनेस्थीसिया। अब हम चलते हैं डेस्फ्लूरेन पे। डेस्फ्लूरेन, इसमें क्या होगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एरिथमिया, नो लिवर और किडनी टॉक्सिसिटी, इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक। इंडक्शन एंड रिकवरी आर क्विक। नॉट कॉज arrhythmia, it does not cause liver or kidney damage. It does not cause liver or kidney damage. नेक्स्ट हम चलते हैं सीवोफ्लूरेन। सीवोफ्लूरेन उसमें भी वही चीज, रिकवरी एंड इंडक्शन क्विक। It does not cause liver or kidney damage. It does not cause arrhythmia. It does not cause arrhythmia. It means in the case of sevoflurane, recovery and induction are quick. It does not cause liver or kidney damage. It does not cause arrhythmia. तो ये सारे के सारे जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं, जनरल एनेस्थीसिया इन द कैटेगरी ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो दो, नाइट्रस ऑक्साइड एज ए गैसियस एनेस्थीसिया, इसके अलावा
हम पढ़ेंगे इंजेक्टेबल या नॉन वोलेटाइल एनेस्थीसिया के बारे में। तो तीनों इन सब का हमको कंपेरिजन जैसे ईथर हो गया, हैलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन। आप देख रहे हैं कि ईथर या हैलोथेन में मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी बढ़िया है, लेकिन एनफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन इन सब में उतनी बढ़िया मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी नहीं है जितनी कि पहले की, यानी कि जैसे जैसे लेस पोटेंट। ईथर, हैलोथेन are more potent, but enfluorine, isoflurane, desflurane, sevoflurane are less potent. But in the case of ether and halothane, एडवर्स इफेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा। जहाँ लेस पोटेंट है वहाँ एडवर्स इफेक्ट होने की चांसेस कम। एडवर्स इफेक्ट में जैसे आपका आइसोफ्लूरेन है, तो आइसोफ्लूरेन को कभी भी कोरोनरी आर्टरी वाले पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। एनफ्लूरेन है तो एपिलेप्सी के पेशेंट को कभी भी एनफ्लूरेन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको हम हैलोथेन इज प्रिफर्ड फॉर द अस्थमेटिक पेशेंट ड्यू टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रोंकोडायलेशन एंड हाइपोटेंशन। इसके अलावा ईथर में क्या है कि इसको लेने के लिए कोई खास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कवर हुआ अबाउट वोलेटाइल लिक्विड। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट गैसियस एंड इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया के बारे में। थैंक यू।